नमस्कार साथियों, मैं प्राध्यापक भोसले KR, तुळजाराम चतुरचंद महाविद्यालय बारामती। साथियों, हिंदी युवक भारती 12वीं कक्षा के अंतर्गत अगला पाठ जो है पाठ क्रमांक 11, शीर्षक है कोक जाया। कोक जाया का अर्थ है माँ ने अपनी कोख से जना या जन्मा हुआ बेटा हो या जो भी है, पुत्री हो, तो इसे कहते हैं कोक जाया। ये इसके लेखक है, मूल लेखक है श्याम दरी हरे और अनुवाद किया है बैद्यनाथ झा ने। ये अनुदित साहित्य है। ये साहित्य के बहुत सारे प्रकार है, टाइप्स ऑफ लिटरेचर के, उसमें से अनुदित साहित्य ये भी एक साहित्य माना जाता है। यानी कि अनुदित का मतलब है ट्रांसलेशन करना, अनुवाद करना, लिप्यांतर करना, भाषांतर करना, मल्लिनाथी करना, भाषांतर करना वगैरह जो है, यानी कि एक भाषा की सामग्री को दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करना, उसे अनुवाद कहा जाता है। यानी कि जिस भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करते हैं, जिस मूल भाषा है जो जिसमें मूल साहित्य लिखा गया है, उसे स्रोत भाषा कहते हैं, और जिस भाषा में उसे ट्रांसलेट करना है उस भाषा को लक्ष्य भाषा कहते हैं। अब अनुवाद के बहुत सारे प्रकार है। काव्यानुवाद है, भाषानुवाद है, लिप्यंतर है, भावानुवाद है। अलग अलग प्रकार के अनुवाद किए जाते हैं। यहाँ पर भी अनुवाद किया गया है कोक जाया में। अब हम देखेंगे कि अनुवाद का महत्व कितना है। आज अगर दुनिया में देखें तो अनुवाद का महत्व बहुत बढ़ गया है। इसके कुछ उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो देखिए, दुनिया में या विश्व में कहीं भी कोई नया आविष्कार होता है, कोई नया संशोधन होता है, खोज होती है, तो उस भाषा में होती है। लेकिन उसका अनुवाद यदि होता है तो हम जिस भाषा के हैं उस भाषा में उसे तुरंत जान लेते हैं। अब दूसरा उदाहरण दूंगा मैं कि मान लीजिए हमारे भारत का ही उदाहरण, कहीं भी किसी भी राज्य में, फिर चाहे वो उस राज्य की भाषा तमिल हो, तेलुगु हो, मलयालम हो, कन्नड़ हो, पंजाबी हो, गुजराती हो, या फिर जो भी भाषा है, वहाँ का समाचार, उस राज्य का समाचार हम अपनी हिंदी भाषा में या मराठी भाषा में उसका अनुवाद करके छोटे पर्दे पर या टीवी पर दिखाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हम जिसे कहते हैं, तो हम वो उस घटना को तुरंत समझ पाते हैं। और वो किसके जरिए? तो वो भाषा के अनुवाद के जरिए। अगर कन्नड़ में वो समाचार है, वो उधर कुछ घटना घटित हो जाती है, लेकिन उसका किसी ने अनुवाद नहीं किया, तो कन्नड़ भाषा को जानने वाले उस समाचार को समझ सकते हैं, हम नहीं समझ सकते। लेकिन जब उसका हिंदी में या मराठी में अनुवाद होता है, अंग्रेजी में होता है, तो हम उसे समझ सकते हैं। तो इसलिए विश्व में कोई भी खोज होती है तो उसका तुरंत अनुवाद होता है और हम उसे रूबरू हो जाते हैं, पहचानते हैं, जानते हैं, और उसकी मालूमात हमारे पास होती है। इसलिए आज विश्व में अनुवाद का महत्व जो है वो बहुत बढ़ गया है। अनुवाद दित साहित्य को भी साहित्य के श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि वो भी मूल कोई ना कोई साहित्य ही होता है। आजकल तो जितने भी अनुवाद होते हैं उनको कुछ अनुवादों को छोड़कर साहित्य में रखा गया है। तो देखिए, यहाँ पर जो कोक जाया, ये जो कहानी है, ये श्याम दरिहरे ने लिखी हुई कहानी है। मूल लेखक वो है और अनुवाद
सटीक अनुवाद किया है। अब अनुवाद के बारे में आलोचकों और विद्वानों में बहुत सारी मत भिन्नता है। कुछ आलोचक कहते हैं कि अनुवाद 100% या पूरी तरह से जो लेखक के मन में है वो हो नहीं सकता है। कुछ लोग कहते हैं अनुवाद भी आविष्कार ही है, क्योंकि वो मूल लेखक से भी बढ़कर अगर कोई माहिर है तो कर सकता है। लेकिन बात ऐसी है कि कितना भी हो, मूल कृति तो मूल कृति ही होती है। अब देखिए, एक बोतल में शीशी में इत्र है, उस शीशी का इत्र दूसरी बोतल में अगर डाला जाए तो वो आ जाएगा, तो कहेंगे कि ये जो इत्र था वही इत्र यहाँ पर आ गया है, 100% आ गया। लेकिन मैं तो कहूँगा कि एक शीशी से, ये एक बोतल से दूसरी बोतल में इत्र को डालते समय जो हवा के संपर्क में आ गया और हवा में उसकी खुशबू उड़ गई, तो वो तो पकड़ में नहीं आ जाएगी। तो इसलिए अनुवाद तो अनुवाद है, 100% तो हम कह नहीं सकते कि जैसा है या लेखक के मन में जो भावनाएं हैं वही भावनाएं अनुवाद उसे लेकर दूसरी भाषा में या अनुवाद के जरिए अन्य भाषा में उसे उतार सके, कितना संभव है, ये एक चिंतन का विषय है। तो साथियों, हम बढ़ते हैं अपने पाठ की ओर, जिसका शीर्षक है कोक जाया, यानी कि माँ ने अपनी कोख से जिसे जन्म दिया है। तो देखिए, इसमें यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई देता है कि मूल लेखक है श्याम दरिहरे और अनुवादक है बैद्यनाथ झा। तो आइए बढ़ते हैं लेखक परिचय की ओर। श्याम दरिहरे जी का जन्म 19 फरवरी 1954 को बिहार के मधुबनी जिले में हुआ। आप मैथिली भाषा के चर्चित रचनाकार माने जाते हैं। अब देखिए, मैथिली भाषा के ये रचनाकार है। मैथिली भाषा के ये जाने माने लेखक है। मैथिली भाषा में कहानी, उपन्यास तथा कविता में आपने अपनी लेखनी का श्रेष्ठत्व सिद्ध किया है। अब उन्होंने मैथिली भाषा में, भाषा तो कोई भी कौन सी भी भाषा चुन सकते हैं। जैसे प्रेमचंद ने पहले उर्दू भाषा में लिखना आरंभ कर दिया था, सोजे वतन वगैरह, उन्होंने इस प्रकार के उपन्यास उर्दू भाषा में पहले लिखे और बाद में वो हिंदी की तरफ मुड़ गए और हिंदी उपन्यास के या हिंदी साहित्य के सम्राट बन गए। तो इसलिए भाषा कोई भी हो, लिखा कैसे जाता है, कितना मौलिक है, कितना वास्तववादी है या जो भी है, उस पर ज्यादातर लेखक का ध्यान रहता है। तो इसमें उन्होंने उपन्यास, कहानी, कविता में अपना श्रेष्ठत्व जो है वो सिद्ध किया है। आपने कनुप्रिया काव्य का मैथिली भाषा में अनुवाद किया है। तो इन्होंने कनुप्रिया, हाल ही में पिछले क्लास में हमने कनुप्रिया को देखा है, धर्मवीर भारती द्वारा रचित इस काव्य को हमने देख लिया है। इसका अनुवाद भी मैथिली भाषा में इन्होंने किया है। आपकी समग्र रचनाएं भारतीय संस्कृति में आधुनिक भावबोध को परिभाषित करती है। इनकी रचनाएं जो है भारत की भावभूमि में ही विचरण करती है और उसी की परिभाषा करती दिखाई देती है। अगर मराठी में कहा जाए तो परिभाषा के लिए शब्द है व्याख्या। तो इस प्रकार इनका लेखन है। परिणामतः आपकी रचनाएं पुरानी और नई पीढ़ी के बीच सेतु का कार्य करती है और इसी कारण इनकी रचनाएं जो है पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के बीच में पुल का काम करती है। आपका समस्त साहित्य मैथिली भाषा में रचित है,
तथा संप्रेषणीयता की दृष्टि से भाव एवं बोधगम्य है। इनका सारा साहित्य जो है मैथिली भाषा में रचा है, इसलिए वो प्रेजेंटेशन करने की दृष्टि से या समझने की दृष्टि से जो है वो बहुत सुलभ है। आपकी सहज और सरल मैथिली भाषा पाठकों के मन पर दूर तक प्रभाव छोड़ जाती है। प्रस्तुत कहानी का हिंदी में अनुवाद बैद्यनाथ झा ने किया है और इनकी ये जो कहानी है इसका अनुवाद बैद्यनाथ झा जी ने किया है। उनकी प्रमुख कृतियां देखिए, घुरी आऊ मान्या, जगत सब सपना, न जायते मियते वा, न जायते मिरियते वा उपन्यास है ये। सरिसों में भूत, रक्त संबंध कथा संग्रह है। गंगा दहना बाकी है, मन का तोरण द्वार सजा है, कविता संग्रह आदि है उनका साहित्य। विधा परिचय की ओर बढ़ते हैं। अनुदित साहित्य का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। अनुदित कहानी विधा में जीवन के किसी एक अंश अथवा प्रसंग का चित्रण मिलता है। ये कहानी विधा है हिंदी की, उपन्यास की तरह बृहद नहीं है। जीवन के किसी एक ही प्रसंगों को लेकर इसे लिखा जाता है या उसका चित्रण मिलता है। ये कहानियाँ प्रारंभ में ही सामाजिक बोध को व्यक्त करती है और ये कहानी का उद्देश्य है सामाजिकता का बोध कराना, समाज की वास्तविकता यथार्थ को दर्शाना या पाठकों के सामने लाना इनका उद्देश्य रहा है। समाज के बदलते मूल्यों एवं विचार तथा दर्शन ने सामाजिक कहानियों को प्रभावित किया है। अब समाज के मूल्य बदलते रहते हैं क्योंकि प्रकृति का नियम है परिवर्तन, और मनुष्य जिस समाज में रहता है, अगर प्रकृति का नियम है तो समाज भी बदलता रहता है, उसके मूल्य भी बदलते रहते हैं, उसकी अवधारणाएं बदलती रहती है। और उसी कारण बदलते सामाजिक मूल्यों को पकड़कर कहानियों में लिखना और उसे पाठकों को प्रभावित करना, ये भी इनका उद्देश्य रहा है। पाठ परिचय की ओर बढ़ते हैं साथियों। वर्तमान मानव समाज के केंद्र में धन, विलासिता, सुख सुविधाओं को स्थान प्राप्त हो चुका है। अब देखिए, वर्तमान का समाज जो है, आज का प्रेजेंट का समाज है, वो जो है धन, विलासिता और सुख सुविधाओं में ज़्यादातर वो उसी को अहमियत देता है या उसी को महत्व देता है। पारिवारिक व्यवस्था में भी बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। पैसे ने रिश्तों का रूप धारण कर लिया है तो रिश्ते निरर्थक होते जा रहे हैं। यही कारण देखिए, पारिवारिक व्यवस्था जो है अपनी पुरानी कि एकत्रित कुटुंब अब विघटित हो गए हैं, ये बदलाव आ गया है, इसे मान भी लिया है। लेकिन अगली बात जो है कि पैसे ने रिश्तों का रूप धारण कर लिया है, ये बहुत बात गलत है कि पैसा और रिश्ता, इसका पैसे ने रिश्ते का रूप धारण कर लिया है। पहले तो ऐसा नहीं था, लेकिन आज ऐसा होता है। कहा जाता है कि पैसा जिसके पास होता है उसके रिश्ते बढ़ जाते हैं, दूर दूर से लोग उसके पास आ जाते हैं और वो उसे अपना रिश्तेदार बताते हैं। कोई ना कोई उसके पीछे लालच, स्वार्थ, उद्देश्य होता है, प्रयोजन होता है। यही कारण है कि दिलीप अपने पिता की मृत्यु के पश्चात माता पिता का घर बेचकर सारा पैसा अपने नाम कर लेता है और अपनी माँ को अपने साथ विदेश ले जाने के बदले हवाई अड्डे पर निराधार हालत में छोड़ जाता है। और इसी का यहाँ पर एक उदाहरण दिया है कि ये जो दिलीप है अपने ही पिता को या उनकी मृत्यु के बाद जो है सारी ज़मीन घर बार बेचकर सारा पैसा अपने नाम कर लेता है और अपनी माँ को विदेश ले जाने का आश्वासन देकर उसे, अपने बूढ़ी माँ को हवाई अड्डे पर ही निराधार, जिसका कोई आधार नहीं है, उसे वही छोड़कर विदेश चला जाता है। उसी हालत में
विदेश चला जाता है। वृद्धाश्रम तो देखिए आगे यहाँ पर स्लाइड नहीं बनी है। माँ जो एक IAS अधिकारी की पत्नी है, वृद्धाश्रम में रहने को अभिशिप्त हो जाती है। शायद यही नियति है। देखिए अब ये जो दिलीप की माँ है वो IAS अधिकारी की पत्नी है और वो वृद्धाश्रम में रहने के लिए अभिशिप्त हो जाती है। शायद यही नीति है आज के वृद्धों की। लेखक के अनुसार मनुष्य की इस प्रवृत्ति को बदलना होगा और रिश्तों को सार्थकता प्रदान करनी होगी। अब ये प्रवृत्ति जो है दिखाई देती है, लेकिन इस प्रवृत्ति को बदलना चाहिए। समाज बदलना चाहिए, लेकिन इस प्रकार का बदलाव नहीं आना चाहिए कि अपने ही माता पिता को जब वो बूढ़े हो जाए तो उन्हें वृद्धाश्रम में निराधार छोड़कर चले आए। ये बात गलत है, लेकिन आजकल ऐसा ही हो रहा है। कई फिल्मों में ये सारी बातें जो है वो दिखाई देती है। हम भी ऐसी फिल्मों को देखते हैं और उस पर सिर्फ अपना मत व्यक्त करते हैं, लेकिन ये वह भी लोग देखते हैं जो अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ाते हैं। इस या ऐसे फिल्मों को, ऐसे विषयों को देखकर या ऐसे साहित्य को पढ़कर परिवर्तन आना चाहिए कि ये मेरे माता पिता है, इन्होंने बचपन से मेरी देखभाल की है, परवरिश की है, और अंतिम दिनों में उनका लालन पालन या उनकी परवरिश या उनकी देखभाल करना ये पुत्र का या बेटी का कर्तव्य है, ये मानकर चलना चाहिए। लेकिन ऐसा दिखाई नहीं देता है। मैं तो कहता हूँ वृद्धाश्रमों को ताले लगने चाहिए। एक भी कोई वृद्ध बुजुर्ग नहीं होना चाहिए वृद्धाश्रम में। इतना परिवर्तन हमारे देश में आना चाहिए और एक विश्व के लिए मॉडल ये भारत देश जो है वो बनना चाहिए। साथियों, पाठ को शुरू करने जा रहा हूँ, सुनिए। वृद्धाश्रम के प्रबंधक का फोन कॉल सुनकर मैं अवाक रह गया। मौसी इस तरह अचानक संसार से चली जाएगी इसका अनुमान नहीं था। ऑफिस से अनुमति लेकर तुरंत विदा हो गया। विदा होना वहां से निकल गया। संग में पत्नी और 4 सहकर्मी भी थे। मन बहुत दुखी हो रहा था। ओह, भगवान भी कैसी कैसी परिस्थितियों में लोगों को डालते रहते हैं। अब ये शायद रघुनाथ चौधरी है, ये दिलीप का मौसेरा भाई है। तो वृद्धाश्रम के मैनेजर का फोन कॉल सुनकर वो वहां से इजाज़त लेकर तुरंत निकल पड़े। साथ में पत्नी और 4 उनके सहकर्मी भी लेकर वो निकल पड़े। और राह में गाड़ी में बैठकर वो कहने लगी, अरे वो भगवान मनुष्य को कैसी कैसी परिस्थितियों में डालते रहते हैं। गाड़ी में बैठे बैठे मुझे उस दिन की याद हो आई जब मैं पहली बार वृद्धाश्रम में मौसी से मिलने आया था। पूछते पूछते जब मैं वृद्धाश्रम पहुंचा था तो दिन डूबने को था। शहर से कुछ हटकर बना वृद्धाश्रम का साधारण सा घर देखकर आश्चर्य लगा कि भारत सरकार के पूर्व वित्त सचिव की विधवा इस वृद्धाश्रम में किस प्रकार गुजारा कर रही होगी। ये गाड़ी में बैठे बैठे ये जो रघुनाथ चौधरी है उन दिनों को याद कर रहे हैं। फ्लैशबैक में पूर्व दीप्ति शैली जिसे कहा जाता है कि पहली बार वो अपनी मौसी से वृद्धाश्रम में मिलने के लिए गए थे। पूछते पूछते ये शहर से कुछ हटकर ये आश्रम बना था और ये साधारण देखकर उन्हें आश्चर्य भी लगा था। और ये उनके मन में आया कि एक समय भारत के वित्त सचिव की विधवा किस प्रकार इस वृद्धाश्रम में गुजारा कर रही होगी। संपूर्ण जीवन बड़ी बड़ी कोठियों बंगलों में रहने वाली मौसी अंतिम समय में शहर से दूर 10-20 अनजान
बूढ़ी अनाथ महिलाओं के साथ किस प्रकार रहती होंगी। ऐसी जिंदगी तो उसे कल ऐसी जिंदगी की तो उसे कल्पना तक नहीं रही होगी, मैंने सोचा था। अब उनकी मौसी जो है वो बड़ी बड़ी, जब उनके पति आईएएस अधिकारी थे, वित्त सचिव थे भारत सरकार के, तो बड़ी बड़ी कोठियों में महंगी महंगी गाड़ियों में घूमी होगी, अलग अलग बंगलों में रही होगी। लेकिन अब अनजान 10-20 महिलाओं के साथ इस आश्रम में ये जिंदगी बसर कर रही है। उसने कभी जीवन में अंतिम दिनों में ये दिन देखने पड़ेंगे इसकी कल्पना भी नहीं की थी। सामने एक बोर्ड लगा था जिस पर अंग्रेजी में लिखा था मातेश्वरी महिला वृद्धाश्रम। दीवार पर एक स्विच लगा हुआ दिखा। उसको दबाने से लगा कि अंदर कोई घंटी गनगना उठी। कुछ ही पलों के बाद फाटक का छोटा सा भाग खिसकाकर एक व्यक्ति ने पूछा, क्या बात है श्रीमान। जब ये रघुनाथ चौधरी जो दिलीप के मेरे भाई है, मौसी से मिलने चले गए थे पहली बार, तो उनको ये सारी बातें याद आ रही है। और जब वो वृद्धाश्रम में के करीब पहुंचे थे तो उन्होंने उस बोर्ड को देखा जहाँ पर लिखा था कि मातेश्वरी महिला वृद्धाश्रम, महिलाओं का वृद्धाश्रम था मातेश्वरी। और उन्होंने देखा कि वही दीवार पर एक स्विच लगा है जो बेल की घंटी बजाने के लिए उन्होंने दबाया। और एक वहाँ का सेवक बाहर आकर पूछा कि क्या है श्रीमान। मुझे मिसेस गंगा मिश्रा से मिलना है, मैंने कहा। आपका नाम रघुनाथ चौधरी, ठीक है, आप यह प्रतीक्षा कीजिए, मैं उनसे पूछ लेता हूँ कि वे आपसे मिलना चाहती है या नहीं। ये कहकर उस व्यक्ति ने फाटक फिर से बंद कर लिया। और जब मिलने गए उन्होंने नाम बताया। उस आदमी ने जब दरवाज़ा खोला, सेवक ने नाम पूछा कि रघुनाथ चौधरी, और इसने कहा कि मुझे गंगा मिश्र से मिलना है। वो कहता कि ठीक है, वो अगर अनुमति देते हैं तो आपको बुला लेते हैं। और वो चला गया वहाँ से। लगभग 10 मिनट तक मैं कार में बैठा प्रतीक्षा करता रहा। तब जाकर वह गेट खुला और मैं कार सहित अंदर दाखिल हुआ। बाहर से बहुत छोटा दिखने वाला यह वृद्धाश्रम अंदर से काफ़ी बड़ा था। मन में संतोष हुआ कि मौसी अनजान लोगों के बीच तो अवश्य पड़ गई है, परंतु व्यवस्था बुरी नहीं है। कार पार्क करने के बाद उस व्यक्ति के साथ विदा हुआ। जब वो सेवक जो है आश्रम का, उनकी मौसी से पूछने गए कि आप से मिलने ये आए हैं, अगर वो अनुमति देते तो उन्हें अंदर ले जाएंगे। तो अनुमति 10 मिनट बाद वो आने के बाद पता चला कि अनुमति मिल गई है। वो कार सहित अंदर चले गए और फिर अंदर देखा कि ये बहुत बड़ा आश्रम है। भले ही मौसी अपने लोगों से दूर है, लेकिन यहाँ की व्यवस्था तो अच्छी है। और फिर वहाँ से वो विदा हो गए। मिसेज गंगा मिश्रा जिस दिन से यहाँ आई है, तब से आप प्रथम व्यक्ति है जिनसे उन्होंने मिलना स्वीकार किया है। वह व्यक्ति चलते चलते कहने लगा, कैसे कैसे लोग कई कई दिनों तक आकर गिड़गिड़ाते रहे और लौट गए, परंतु मैडम टस से मस नहीं हुई। टस से मस न होना, अपने विचारों पर कायम रहना। तभी अभी जब मैंने आपका नाम कहा तो वे रोने लगी। मैं प्रतीक्षा करता खड़ा था। थोड़ी देर बाद आंसू पोंछकर बोली, बुला लाइए। अब ये अंदर ये रघुनाथ जी को सेवक ले गया और वो सेवक चलते चलते उनसे बातचीत करते वक्त उन्होंने कहा कि मिसेज गंगा मिश्रा जिस दिन जब यहाँ पर आई थी, तब से पहले आप व्यक्ति है कि वो आपसे मिलना चाहती है। कैसे कैसे लोग, कितने बड़े बड़े लोग आए, गिड़गिड़ाए, लेकिन उन्होंने मिलना उनसे पसंद नहीं किया और अपने विचारों से टस से मस नहीं हुई। लेकिन आपका नाम सुनते ही मैं प्रतीक्षा करता रहा, लेकिन वो तो रोने लगी। और थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने आंसू को पोंछकर कहा कि बुला लाइए। मैंने कोई जवाब नहीं दिया।
ये रघुनाथ कह रहे हैं। वे आपकी कौन होंगी? सेवक पूछता है। फिर उसी ने पूछा, मौसी आप लोग क्या बहुत बड़े लोग हैं? ये सेवक पूछता है। बड़े लोगों की माएँ क्या वृद्धाश्रम में ही अपना जीवन गुजारती है? मैंने दुख से प्रति प्रश्न किया कि आप लोग बड़े लोग हैं, लेकिन बड़े लोगों की माएँ वृद्धाश्रम में ही अंतिम जीवन गुजारा करते हैं क्या? ये प्रति प्रश्न इन्होंने किया है। आजकल बड़े लोग ही अपनी माँ बाप को अंतिम समय में वृद्धाश्रम भेजने लगे हैं। उनके पास समय ही नहीं होता अपने माँ बाप के लिए। ये जो सेवक है वो कहता है कि आजकल बड़े लोग ही या बड़े घर वाले लोग ही अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ाते हैं। फिर फिर कहने लगा, गरीब घर के बूढ़े तो कष्ट और अपमान सहकर भी बच्चों के साथ ही रहने को अभिशिप्त है। उनकी पहुंच इस तरह के वृद्धाश्रम तक कहाँ है? मैंने फिर चुप रहना ही उचित समझा। फिर वो सेवक कहता है, गरीब घर के बूढ़े तो कष्ट और अपमान सहकर भी अपने बच्चों के साथ ही जीवन बसर करते हैं, वहीं पर रहते हैं, लेकिन उन लोगों की ऐसी पहुंच कहाँ कि ऐसे वृद्धाश्रम में आकर ठहर जाए। वह व्यक्ति मुझे बाग के छोर पर अकेली बैठी एक महिला की ओर संकेत कर वापस चला गया। मैं वहां जाकर मौसी को देख अति दुखी हो गया। कुछ महीने पूर्व ही मौसी को बुलंदी पर देखकर गया था, लेकिन अभी मौसी एकदम लस्त पस्त लग रही थी। बेटे के विश्वासघात और अपनी इस दुर्दशा पर व्यतीत हो गई थी। वो जो सेवक है आश्रम का, एक बाग के छोर पर यानी कि अंतिम हिस्से पर ले गया और वहां पर अकेली बैठी महिला की ओर इशारा करके वो चला गया। और रघुनाथ जी ने देखा कि वो मौसी है। उनको देखकर याति दुखी हो जाते हैं। कुछ ही महीने पूर्व उन्होंने देखा था, लेकिन अब मौसी बहुत ही लस्त पस्त दुबली पतली, हालत बहुत खस्ता हो गई है। इसका कारण है कि बेटे ने इतना बड़ा विश्वासघात किया था, इसलिए उसकी मौसी की यह दुर्दशा हो गई है। साथियों, कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो तो आप ज़रूर मुझे बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।